नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और सभी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस तरीके से आयोग का पैटर्न चेंज हुआ है, लगभग हमने अपनी तरफ से यही कोशिश करी है कि उसी पैटर्न के आधार पर इस पेपर सेट को बनाया जाए। तो आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से कौन-सा अविकारी शब्द नहीं है? तो इनमें से विशेषण है। विशेषण कैसा शब्द नहीं है? तो अविकारी शब्द नहीं है। बाकी निपात, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक ये सभी क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। विशेषण की बात करें, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के हमें 4 भेद देखने को मिलते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जिसको संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं और निजवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो ये विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थीं, वो आपको बताई गई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आधुनिक युग मिसाइल प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर का युग है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। तो क्या प्रकार है वाक्य के अंदर? तो कालबोधक विशेषण हमें देखने को मिलेगा, यानी इसमें समय के बारे में बताया जा रहा है। और विशेषण विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं, इससे पहले वाले हमने प्रश्न में देख लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अकेला आदमी कविता के रचनाकार निम्न में से कौन है? किसके? अकेला आदमी कविता के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ये जो कविता लिखी गई है, मंगलेश डबराल जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। और मंगलेश डबराल जी की बात करें तो इनका जन्म 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ हुआ है? तो टिहरी गढ़वाल के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनके काव्य संग्रह की बात करें तो आवाज़ भी एक जगह, नए युग में शत्रु, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, ये इनके काव्य संग्रह हैं। गद्य संग्रह की बात करें तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये इनके क्या हैं? गद्य संग्रह हैं। और बात करें मंगलेश डबराल जी को 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ है। 1989 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार इनको मिला और 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, भारत में कितने परिवारों की भाषा पाई जाती है? भारत में कितने परिवारों की भाषा मिलती है? तो 4 परिवारों की भाषा हमें भारत के अंदर देखने को मिलती है। कौन-कौन से परिवार हैं? भारोपीय भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार, अस्टिक भाषा परिवार, तिब्बती या चीनी भाषा परिवार हमें देखने को मिलती है भारत के अंदर। 4 प्रकार की भाषा परिवारों को हमें देखने को मिलता है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो वो शब्द कहलाती है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। हिंदी की उत्पत्ति स्वर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगी? तो वो शब्द कहलाएगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तद्धित प्रत्यय है? इनमें से कौन सा शब्द एक तद्धित प्रत्यय है? तो भलाई। भलाई कैसा प्रत्यय है? तो भलाई तद्धित प्रत्यय है। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय कैसा शब्द है? तो प्रत्यय अविकारी शब्द है। प्रत्यय के भेद कितने हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
ठीक है। और कृत प्रत्यय दो भागों में बढ़ जाता है, विकारी व अविकारी, जिसको अव्यय भी कहा जाता है। और विकारी में चार चीजें देखने को मिलती है हमें, क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत देखने को मिलते हैं हमें विकारी के अंदर। इसी तरीके से तद्धित प्रत्यय की बात करें तो इसके भेद कितने होते हैं? तद्धित प्रत्यय के 8 भेद देखने को मिलते हैं। भाववाचक देखने को मिलेगा इसमें, और उनवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक प्रत्यय हमें देखने को मिलते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद कितने हैं? तो 8 भेद मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये प्रत्यय से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें याद रखना है। कभी कभी एग्जाम के अंदर भेद भी पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कारक होगा। तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कारक के भेद कितने हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हमें देखने को मिलते हैं किसमें? कारक के। एक बहुत से दूरी, एक वस्तु से दूरी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना या समानता, अलगाव, डर या भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की क्या पहचान है? इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाएगी, या समानता की बात की जाएगी, या अलग होने का भाव देखने को मिलेगा, या डर का भाव हमें देखने को मिलेगा। तो समझ लेना कि उस वाक्य के अंदर कौन सा कारक देखने को मिलेगा? तो अपादान कारक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कारक से कुछ बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा गया है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से अनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनल हो जाएगा। हवा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो बचार, वायु, बात, अनिल, मारुत, समीर व पवन, ये हवा के पर्यायवाची होते हैं। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो वायु सखा, दहन, हुताशन, धूमकेतु, जात वेद, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये याद रखना है। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं है हवा का पर्यायवाची? तो अनल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भक्ति साहित्य में अष्टछाप का क्या आशय है? तो भक्ति साहित्य में अष्टछाप का जो आशय है वो 8 कवि हैं। 8 कवियों को अष्टछाप कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इनमें से जो हो जाएगा शुश्रूषा। ये कैसा है? तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगो जसोन छारो जसो लोकोक्ति का अर्थ है। किसका? आगो जसोन छारो जसोन लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई पहचान न होना। क्या? कोई पहचान न होना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जीत, भूत यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये बादल का पर्यायवाची है। यमुना की पर्यायवाची शब्दों की बात करें, क्या क्या होंगे पर्यायवाची यमुना के? तो रवि तन्या हो जाएगा, कालिंदी, काल गंगा, भानुजा, अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, जमुना, सूरजा, ये यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। बादल के पर्यायवाची क्या होंगे? तो बादल के पर्यायवाची होंगे धन, अम्र, जलद, वारिद, पयोद, तोयद, वारिधर, पयोधर, जलधर, नीरद, जीतभूत और अम्बुद, ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। किसके? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। तो वो शब्द क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। क्या होगा? बुभुक्षा। इसके साथ साथ और भी वाक्यांशों यानी एक शब्द वाले जो शब्द देखेंगे, जैसे कि मरने की इच्छा क्या कहलाएगी? तो मुमूर्षा कहलाएगी।
मरने की इच्छा क्या कहलाएगी? तो मुमूर्षा कहलाएगी। मरने की इच्छा रखने वाला तो मुमूर्षु हो जाएगा। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाएगा। तैरने की इच्छा तितिक्षा कहलाती है और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु हो जाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा के लिए क्या एक शब्द होगा? तो मोक्षा कहलाएगा वो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाएगा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाएगी और पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सा कहलाएगा। करने की इच्छा चिकित्सा कहलाएगा और देखने की इच्छा दिदृक्षा कहलाएगा। तो ये जो हमारे हैं कुछ वाक्यांश हैं जिनके लिए एक शब्द क्या होने वाले हैं उन पर हमने चर्चा करा है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पत्रकारिता जगत में सूचना का हिस्सा जो समाचार बन सकता है क्या कहलाता है? ठीक है, किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता जगत में सूचना का हिस्सा जो समाचार बन सकता है वह क्या कहलाता है? तो वो लीड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लीड कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 1975 में स्थापित राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो मंत्रालय जिस मंत्रालय के अधीन है वो मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। 1975 में स्थापित राजभाषा विभाग जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। यह क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इनमें से हिसाब बैठाना जो मुहावरे का अर्थ होगा, सुविधा होना। क्या होना? सुविधा होना। जैसे कि आगे बात कर लें, जैसे कि कुछ सब, आँख खुलना ज्ञान होना, आदमी बनना क्या कहलाएगा? अच्छा व्यवहार सीखना, और आँख का तारा होना अत्यधिक प्रिय होना या अत्यंत प्रिय होना क्या हो जाएगा? आँख का तारा होना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कौन सा? कु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें कुमार शब्द हो जाएगा जो कु उपसर्ग रहित शब्द है। बाकी सब में क्या है? कु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जैसे कुख्यात, कुकर्म और कुपुत्र, इन सभी में क्या है? कु उपसर्ग लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कोलन में केनी में कछारन से कुंजन में क्यारिन में कलकित कलीन किलकत है। इस वाक्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो अलंकार हमें देखने को मिलेगा, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा इसमें? अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें देखो कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कैसा अलंकार हो जाएगा? तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय, तो इसमें तय तय की आवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। तो ये कैसा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें से जो मिश्र वाक्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ये कैसा है? तो ये मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद देखने को मिलते हैं हमें? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखने को मिलते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य जिसको सरल वाक्य कहा जाता है, मिश्रित वाक्य जिसको मिश्र वाक्य कहा जाता है, और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक
उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। पहचान इसके मिश्र वाक्य की पहचान क्या रहेगी? तो इसमें कुछ शब्द हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखने को मिलेगा, जो, जिसने, जब, तब, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, इसलिए, कि, जो, वह, यदि, तो। ये आदि शब्द हमें किसमें देखने को मिलते हैं? तो ये आदि शब्द हमें मिश्र वाक्य के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन शब्दों से भी हम वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? तो प्रेमचंद के फटे जूते की रचना जो की है, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा की गई है। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो इनका जन्म 22 अगस्त, कब? 22 अगस्त, और कब होता है? 1924, और कहीं-कहीं पर हमें 1922 भी देखने को मिलता है। इनके निबंध संग्रह की बात करें, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, शिकायत मुझे भी है, माटी कहे कुम्हार से। तो ये क्या है? इनके निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह की बात करें, दो नाक वाले लोग, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। ये क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। संस्मरण की बात करें तो तिरछी रेखाएं, और काव्य संग्रह की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इनकी क्या है? ये इनकी काव्य संग्रह है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उपन्यास की बात करें, इनके उपन्यास क्या है? तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। इनके क्या है? ये इनके उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते किनके द्वारा लिखी गई है ये रचना? तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित नए आदेश पत्र को क्या कहा जाता है? केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित नए आदेश पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको शासनादेश कहा जाता है। परिपत्र की बात करें, परिपत्र जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या कहें एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने आज डिस्कस करा है। आशा करूँगा आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।